कपड़े फैलाते फैलाते ही सुजाता ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सर के ऊपर आ गया है, 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर को छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था, तभी उसे अपनी सास शांति देवी और मीनू के ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। ज़रूर आज मीनू फिर से अपनी सास से लड़ झगड़ कर चली आई होगी। मीनू उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहा सुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चले आती है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़ कर मीनू के ससुराल वालों में ढेरों नुक्स निकालती और उन्हें कोसती रहती हैं। फिर लड़ाई का दूसरा अध्याय शुरू होता। मीनू के पति राहुल को दूसरे दिन बुलाया जाता और छोटी छोटी बातों पर, जो हर घर में सामान्य रूप से घटित होती है, उनके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता है। राहुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसीलिए वो थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर मीनू को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर सुजाता रसोई की तरफ लपकी, तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ गई। सुजाता को सुनाकर तेज आवाज में वे बोली, लो, महारानी के पूरे 3 घंटे का राज स्नान समाप्त हुआ। न जाने कौन से उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहता। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा सुजाता को धोना पड़ता था, फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए सुजाता चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई घर के दरवाजे पर खड़े सुधीर की सख्त आवाज़ ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी न जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती हो कि कोई आए या जाए, स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात है, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं होती। कोई मरे या जिए, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हर समय अपना ही सुख तलाशती रहती हो। 1 बजने जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि अम्मा जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती हैं, फिर इत्मीनान से मीनू से बातें करूंगी। सुजाता के जवाब पर सुधीर के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 जन ही हैं, जिसमें सौम्या को अम्मा ही संभालती है। फिर भी दिखाओगी कि सारा दिन काम ही करती रहती हो। सुधीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। वो भी चावल दाल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई, जहाँ सोफे पर मीनू बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी सास बैठी मीनू के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उनकी नज़र सुजाता पर गई, एक कुटिलतापूर्ण मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर वो सुख भोग रही है जिसकी कभी उसने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है जो जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फुला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में,
बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेजा था, फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती। सुजाता बात का रुख पलटने के लिए मीनू से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार होने ही वाला है। सुधीर बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई। ये भी नहीं सोचा कि ये कोई चाय पीने का समय है। पूछ लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ, जाकर खाना लगाओ, कब से हम सब भूखे बैठे हैं। सुधीर की बातों से सुजाता का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वो उठकर फिर से रसोई घर में चली गई। इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है, बहू मिली तो वो भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वो भी वैसा ही, हमेशा अपनी माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया सुजाता को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी सारे तिरस्कार और दंश को समेट वह सामान्य होने की हर बार कोशिश करती, काम में जुटी रही। हर बार की तरह फ़ोन करके राहुल को बुलाया गया, पर इस बार राहुल ने आने से साफ साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था, मीनू खुद ही घर छोड़कर गई है तो खुद ही वापस लौटकर इस घर में आएगी। बहुत दबाव डालने पर भी वो किसी भी कीमत पर मीनू को ले जाने को तैयार नहीं हुआ। सुधीर ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी देता रहा, लेकिन मीनू के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता अपनी सास और सुधीर को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाह रही थी, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी। फिर उसकी क्या बिसात थी, हर एक बात का फैसला शांति देवी ही खुद करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज़्यादा ही उद्दंड और स्वार्थी हो गए थे। मीनू भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती थी। छोटी छोटी बातों में भी फ़ोन पर माँ से सलाह लेती और उनके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वो जब कभी ज़रा सा बीमार हो जाती तो वो तुरंत माँ को फ़ोन कर देती और उसकी माँ आनन फानन में पहुंचकर मीनू को अपने साथ घर वापस ले आती। मीनू के व्यवहार और घर में माँ की दखल अंदाजी से मीनू का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह खींच जाता। अपनी सास की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वह मीनू को समझाने की कोशिश करता तो मीनू अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता था, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए अड़े हुए थे। यही कारण था कि बात तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों का बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में सुजाता पर बरसता। सुधीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज़्यादा ही रूखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वो अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराता। गुस्सैल तो वो पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज़ हो जाने पर सुधीर इतना क्रोधित हो गया कि सुजाता को गुस्से के मारे
इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुजाता दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगी चोट से ज्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी अपने सिर के ऊपर उसे किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नज़र सामने बैठी मीनू पर गई। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। मीनू धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी आंखें भर आई। मीनू ने ही चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको न जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती हूँ तो इतना सब कुछ आप कैसे सहन कर लेती हैं। क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं करता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की ज़िंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा मन भी खुशियों की तलाश में भटकने लगता है। यही दिल चाहता है सब कुछ छोड़ ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूं। पर क्या इतना आसान है सब कुछ? नसीब वालों को ही ज़िंदगी ऐसी मौका देती है, वरना ज़िंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं ना कहीं तो इस चुनौती को स्वीकार करना ही पड़ता है। तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी उद्दंड और निर्मम भी बना देती है। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग, उद्दंड और सिर्फ अपना ही वर्चस्व स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना ही नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश भी करनी ही चाहिए। सही रास्ता यही है। वैसे भी पुरुष होते ही हैं अहंवादी। उनके दिल में खुद की अवधारणा इतनी व्यापक होती है कि पत्नी का खुद उसमें समा ही जाता है। जहाँ तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर की इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास होता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक तो मुझसे वो नज़रें नहीं मिला पाते हैं। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध को मैंने बहुत कुछ साध लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ते पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन की दृढ़ता कायम रहे। यह ज़रूरी नहीं कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का ये सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियों का स्वाभिमान अभिमान के हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छिन्न भिन्न कर रहा है उसकी सहनशीलता को। छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा है। इस टूटते परिवार की सारी त्रस्ती बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की वो छांव है जहां बच्चे ही नहीं घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसीलिए ही शायद प्रकृति ने नारी को इतना सहिष्णु और दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है ताकि रिश्तों की भावनाओं को दिल से महसूस कर वो उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका तिनका जोड़ उसे बिखरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर, समझदार और
प्यार करने वाला जीवन साथी मिले। लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसा कि हम चाहते हैं। अगर अनचाहा मिले तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, ना कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ कहाँ और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो मीनू, तुम अपने सारे मन अभिमान को भुलाकर अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठाना जीने की कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वे लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य छूटने लगे तो ज़रूर अपनी भाभी को याद कर लेना उसके संघर्षों को जो पिछले 5 सालों से वो तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही हैं। दूसरे ही दिन बिना किसी को कुछ बताए मीनू घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई होगी। देर होने पर सबको चिंता होने लगी। तभी मीनू का फ़ोन आ गया कि वो अपने ससुराल चली गई है और यहाँ हर तरह से ठीक है। किसी को भी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद मीनू अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और सुधीर से माफ़ी मांगी और सीधे दोनों सुजाता के कमरे में चले गए। कमरे में आते ही मीनू सुजाता से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो ज़िंदगी में ना जाने मैं कितने कष्ट झेलती, इसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं। खाने की टेबल पर मीनू अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करेंगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों का निष्ठुर व्यवहार सहते सहते कहीं भाभी टूट गई तो ये घर पूरी तरह से उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप उम्मीद रखती हैं कि वो आपकी बेटी को अपनी बेटी समझें, आपकी बेटी के अधिकार को समझें, तो फिर इन्हीं सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती हैं माँ? भैया से भी मैं यही चाहूँगी कि जितनी नसीहतें आप राहुल को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें खुद आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमज़ोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो तो ईश्वर, समाज, कुटुंब और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिसके मानसिक रूप से टूटते ही सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने की टेबल पर शांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। मीनू के ससुराल जाते ही सुधीर सुजाता को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। सुजाता के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार ही नहीं था। तभी शांति देवी बोली, अगर बहू को डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ला। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हाँ, सौम्या भी मेरे पास ही रहेगी। सुजाता को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं। अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान लिया जाए तो जिंदगी ज़रूर उसे एक मौका देती है। अपने काम को पूरा करने के लिए बस ज़रूरत होती है थोड़ी धैर्य की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना
ना भूलें।